गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स। ऑन थॉट स्टडी पॉइंट की ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। परशुराम जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज वापस हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वापस आज क्लास लेकर आए हम, तो अच्छे से ध्यान देना आप। पिछले वीडियो की बात करें हम तो पिछले वीडियो में हमने मुस्तलिक के बारे में थोड़ा पढ़ा था, जिसमें बालू के स्तूपों के बारे में अध्ययन किया था। उससे आगे की क्लास हम आज लेंगे, तो अच्छे से आप ध्यान रखो। देखिए, तो देखिए बालू का स्तूप। सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए बालू का स्तूप क्या होता है। तो देखो, एक सिंपल सी मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन देता हूं बालू का स्तूप की, कि जब पवन होती है, पवन मतलब वायु, पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, निक्षेपण का मतलब जमाव, यानी पवन द्वारा मिट्टी के निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाते हैं। मतलब पवन द्वारा, वायु द्वारा जो मिट्टी होती है उसका जो निक्षेपण किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार से निक्षेपण हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। तो ये होता है एक बालू का स्तूप की सिंपल डेफिनेशन। और अब हम पढ़ेंगे कि बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार है इसके बालू का स्तूपों के, तो एक एक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, तो अब देखिए बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम बालू का स्तूप के नंबर 1 प्रकार की बात करें, जो बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं बरखान। किसे लेते हैं? बरखान। बरखान को लेते, क्या होता है बरखान? देखो, बरखान एक अर्धचंद्राकार आकृति है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बरखान कहते हैं। जो इसकी आकृति होती है इस प्रकार से, एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है, उससे हम बरखान बोलते हैं। और ये बरखान आकृति जो सर्वाधिक पाई जाती है, बरखान आकृति जो सर्वाधिक पाई जाती है, जो शेखावटी क्षेत्र में ये बरखान ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में मिलते हैं, जिसमें एक स्थान होता है चूरू। चूरू में भी, यानी शेखावटी क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। कौन सी स्थलाकृति? बरखान स्थलाकृति। एक कैसी स्थलाकृति है? मरुस्थलीय स्थलाकृति है ये। तो अब देखिए दूसरा,
दूसरी जो स्थला करती है वो है अनुप्रस्थ। कौन सी है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालों का स्तूप क्या होते हैं? इसको जैसे हम समकोणाकार, कैसे? समकोणाकार बालों का स्तूप भी कहा जाता है। अब इसकी जो आकृति होती है कैसे होती है, देखिए आप, इसकी जो आकृति होती है समकोणाकार बालू का स्तूप की, इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ या समकोणाकार बालू का स्तूप। और ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहां पर? बाड़मेर और जोधपुर में। सर्वाधिक कहां पर पाए जाएंगे ये? बाड़मेर, जोधपुर। सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर में ये बालू का स्तूप सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा बालू का स्तूप हुआ? दूसरे नंबर का अनुप्रस्थ समकोणाकार बालू का स्तूप। तीसरा देखिए कौन सा बालू का स्तूप है? तीसरा बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहने का मतलब समानांतर, जो पवन के समानांतर बनते हैं वो बालू के स्तूप कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। समानांतर कैसे बनेंगे देखो, समानांतर किस प्रकार से बनेंगे ये बालू का स्तूप? तो समानांतर बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य रेखीय, यानी समानांतर, जो वायु के पवन के समानांतर बनते हैं वो अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर में ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। अब देखते हैं चौथा बालू का स्तूप। तो देखिए, तो देखिए चौथा बालू का स्तूप जिसे हम बोलते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप, तो नाम से स्पष्ट है ये तारे की आकृति का जो स्तूप होता है उसको क्या बोलते हैं? तारानुमा बालू का स्तूप। तो इस प्रकार से एक हम चित्र ले सकते हैं तारानुमा बालू का स्तूप का। इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है वो क्या कहलाती है? तारानुमा बालू का स्तूप। और ये तारानुमा बालू का स्तूप है जो सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? एक तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं और एक सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जैसलमेर और सूरतगढ़। सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे? एक तो जैसलमेर और दूसरा सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहां पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में है। सूरतगढ़ गंगानगर, यहां पर यह बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो यह हो गया हमारा
चौथा बालू का स्तूप तारानुमा बालू का स्तूप। अब देखते हैं पांचवें बालू का स्तूप की। तो जो पांचवें बालू का स्तूप है वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। कौन सा है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो देखिए जो पांचवा बालू का स्तूप है वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होता है? तो देखो कुछ ही टाइम पहले हमने एक बरखान बालू का स्तूप पढ़ा था। जस्ट इसके उल्टी आकृति होती है, वो क्या कहलाते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो कैसे? ये इस प्रकार से जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगी? पैराबोलिक बालू का स्तूप। क्या कहलाएगी? पैराबोलिक बालू का स्तूप। और इसको जैसे बोलते हैं एक हेयर पिन, एक हेयर पिन की आकृति के समान भी जो इसकी जो पैराबोलिक की जो आकृति होती है, हेयर पिन की आकृति के समान भी इसकी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पैराबोलिक स्तूप है किस बालू का स्तूप के विपरीत होता है? तो आप जान सकते हैं किसके विपरीत होता है? ये बरखान के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? बरखान के विपरीत। बरखान के विपरीत जो आकृति होती है वो कौन सी कहलाती है? पैराबोलिक स्तूप। तो अब देखिए आगे चलते हैं हम। छठे बालू का स्तूप की बात करें हम तो वो बालू का स्तूप है सीप। कौन सा बालू का स्तूप है? सीप बालू का स्तूप। तो सीप बालू का स्तूप क्या होती है? तो देखो सीप बालू का स्तूप भी एक बरखान की जैसी होती है, लेकिन एक अंतर होता है। बरखान और सीप में एक दोनों की आकृति सेम मिलेगी, लेकिन सीप की एक भुजा क्या होगी? एक भुजा लंबी होगी। इस प्रकार से इस प्रकार से यह आकृति क्या कहलाती है? सीप। बरखान की आकृति हमने देखी थी, ठीक है। और बरखान के विपरीत सेम आकृति होती है, लेकिन इसकी एक भुजा क्या होगी? एक भुजा इसकी लंबी होती है। तो वो कौन सा बालू का स्तूप कहलाता है? उसको सीप बालू का स्तूप कहते हैं। तो देखिए अब सातवां बालू का स्तूप कौन सा है? सातवां बालू का स्तूप स्क्रब कापिस। क्या बोलते हैं? स्क्रब कापिस। स्क्रब कापिस बालू के स्तूप क्या होते हैं? तो देखिए मरुस्थल में जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पर जो मरुस्थलीय इलाके पाए जाते हैं, तो मरुस्थल में जो झाड़ियां होती है, तो झाड़ियों के पास पाए जाने वाले जो भी जो झाड़ियां होती है, झाड़ियों के पास जो छोटे छोटे बालू का स्तूप मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रब कापिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रब कापिस। मतलब मरुस्थल में मरुस्थल में झाड़ियों के पास मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले तो देखिए मरुस्थल में झाड़ियों के पास पाए जाने वाले छोटे छोटे जो बालू का स्तूप होते हैं, छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिसको स्क्रब कापिस कहते हैं। तो अब देखिए एक होता है हम्मादा,
ये क्या होता है? हम्मादा। हम्मादा किसे कहेंगे? हम्मादा किसे कहेंगे? जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? हम्मादा कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल। पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? पथरीले मरुस्थल को हम्मादा कहा जाता है। अब देखिए, जो सर्वाधिक बालू का स्तूप होते हैं, जो ज्यादातर बालू का स्तूप, जो सर्वाधिक बालू का स्तूप जो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू के स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। और इस प्रकार देखें भाई, सभी प्रकार के जो बालू के स्तूप है जो हमारे जोधपुर में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के बालू के स्तूपों की बात करें, सभी प्रकार के बालू के स्तूपों की बात करें जो कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर में। तो इन दोनों बातों को भी नोट कर लेना। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना इसको। अब देखिए, बाकी का जो है, जैसे दरियन है, किसे कहते हैं, इसको हम अगले वीडियो में अच्छी प्रकार से जानेंगे। और तब तक आप इसको अच्छे से देखना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।